रुशील डेकोर के हालिया तिमाही नतीजों ने तो वाकई चौंका गया है। बिल्कुल। मतलब कंपनी मुनाफे से सीधे घाटे में। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हमारे पास कंपनी की ऑफिशियल तिमाही रिपोर्ट है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है और कुछ दूसरे दस्तावेज भी है। कोशिश यही है कि इनसे खास बातें निकालकर समझें कि रुशील डेकोर की अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर ही नजर डालें। जून 2025 वाली तिमाही। बिल्कुल। तो Q1 FY 2026 यानी जून 2025 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है ऑपरेशन से, वो घटकर 1792 मिलियन रह गया। ओह, जबकि पिछली तिमाही मतलब Q4 FY 2025 में ये 2307 मिलियन था। जी हाँ, ये एक अच्छी खासी गिरावट है, करीब 22% की। और इसका सीधा असर देखिए मुनाफे पर पड़ा है। मुनाफे पर तो बहुत ही बड़ा असर दिख रहा है। बिल्कुल। पिछली तिमाही में जहां 126 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, वो इस तिमाही में बदल गया 141 मिलियन के नेट लॉस में। अरे बाप रे, 126 मिलियन प्रॉफिट से 141 मिलियन लॉस, ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है। तो इसकी वजहें क्या रहीं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो वो आंध्र प्रदेश वाले MDF प्लांट में जो आग लगी थी 9 अप्रैल को, वो है। हादसा एनर्जी प्लांट एरिया में हुआ था। हाँ, वो खबर आई थी। अच्छी बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो मुख्य मशीनरी थी वो सुरक्षित रही, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन लगभग 43 दिनों के लिए, मतलब 14 मई तक बंद रहा। 43 दिन, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ बिल्कुल। कंपनी ने बताया है कि बीमा का दावा किया हुआ है नुकसान और जो प्रॉफिट का लॉस हुआ, दोनों के लिए, वो अभी प्रोसेस में है। अच्छा, क्या सिर्फ यही एक वजह थी या कुछ और भी? नहीं, एक और बड़ा कारण है, वो है फॉरेक्स लॉस, यानी विदेशी मुद्रा का घाटा। फॉरेक्स लॉस, वो कैसे? असल में यूरो और रुपी की एक्सचेंज रेट में जो उतार चढ़ाव आया, उसकी वजह से कंपनी को अपने ECA लोन पर, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से जुड़ा लोन होता है, उस पर करीब 57 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। 57 मिलियन, अच्छा खासा अमाउंट है ये तो। जी, और ये अन्य खर्चों में दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस फॉरेक्स लॉस को हटा दें, तो जो रिपोर्टेड ईबिटा लॉस है 22 मिलियन का, वो असल में 35 मिलियन का पॉजिटिव ईबिटा होता। अच्छा, तो ये दो मुख्य कारण रहे, आग और फॉरेक्स लॉस। लैमिनेट्स बिजनेस का क्या हाल रहा? लैमिनेट्स का रेवेन्यू भी थोड़ा गिरा है। मतलब साल दर साल देखें तो Q1 FY 25 में 471 मिलियन था, जो इस Q1 FY 26 में 445 मिलियन रह गया। इसकी क्या वजह? इसकी मुख्य वजह रही एक्सपोर्ट वॉल्यूम में कमी। साल दर साल करीब 16.9% एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिरा है। तो मतलब तिमाही काफी मुश्किल रही है कंपनी के लिए, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव भी रहा इस दौरान? कुछ उम्मीद की किरण? हाँ, कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। देखिए, वॉल्यूम और प्रॉफिट में गिरावट तो हुई, लेकिन MDF और लैमिनेट्स दोनों के लिए जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है, मतलब प्रति यूनिट औसत कीमत, वो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले बढ़ी है। अच्छा, कितनी? MDF में 4.5% और लैमिनेट्स में 5.0%। इससे लगता है कि कंपनी ने प्राइसिंग पर कंट्रोल रखा है और शायद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। ये तो अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात है कर्ज में कमी। कंपनी लगातार अपना कर्ज कम कर रही है। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो मार्च 2023 में 1.10x था, जो अब जून 2025 में घटकर सिर्फ 0.40x रह गया है। वाह, ये तो काफी सुधार है। खासकर ऐसे माहौल में कर्ज कम होना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये कंपनी को थोड़ी सांस लेने की जगह देता है। सही कहा। तो अब आगे के लिए क्या प्लान्स है? मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? मैनेजमेंट अगली तिमाही यानी Q2 FY 2026 को लेकर काफी पॉजिटिव है। उन्हें उम्मीद है कि कई चीजें बेहतर होंगी। जैसे कि? एक तो MDF प्लांट अब पूरी तरह नॉर्मल काम करेगा। दूसरा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का योगदान बढ़ने की उम्मीद है। और तीसरा, जो नया जंबो लैमिनेट्स प्लांट का फेज 1 शुरू हुआ है, उससे पूरे क्वार्टर का रेवेन्यू आएगा। हाँ, वो जंबो लैमिनेट्स एक्सपेंशन की बात चल रही थी, उसका क्या स्टेटस है? वो प्लान पटरी पर है। फेज 1 जिसकी क्षमता 1.2 मिलियन शीट सालाना है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बस एक्सपोर्ट के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो मिलते ही Q2 से डिस्पैच भी शुरू हो जाएंगे। और फेज 2? फेज 2 जिसमें 1.6 मिलियन शीट की और क्षमता जुड़ेगी, वो भी उम्मीद है कि Q3 FY 2026 तक शुरू हो जाएगा। ये एक्सपेंशन मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के एक्सपोर्ट मार्केट पर फोकस कर रहा है। इस विस्तार के लिए फंडिंग का क्या सीन है? कुछ सुनने में आया था कि वारंट्स को लेकर कुछ इशू हुआ था। हाँ, देखिए, कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीब 122.66 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी। इसमें से 93 करोड़ आ भी चुके हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें आई। कुछ वारंट होल्डर्स ने समय पर पैसा नहीं दिया, तो उनके वारंट जब्त करने पड़े। और एक निवेशक है वेस्पेरा फंड, उनके करीब 10 लाख वारंट्स को शेयर में बदलने पर अभी SAT मतलब सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है, यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। ओह, तो पूरी रकम नहीं आई? नहीं, अभी पूरी रकम नहीं आई है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे उनका एक्सपेंशन प्लान रुकेगा नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो वो इंटरनल फंड या फिर कर्ज का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो रुशील डेकोर के लिए ये तिमाही वाकई आग और फॉरेक्स लॉस के डबल झटके वाली रही और नतीजा नुकसान में निकला। बिल्कुल सही। एक चुनौतीपूर्ण तिमाही थी,
लेकिन जैसा हमने देखा, बेहतर रियलाइजेशन, कर्ज में कमी और ये जो जंबो लैमिनेट्स वाली महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं हैं, ये सब दिखाती हैं कि कंपनी भविष्य को लेकर नाउम्मीद नहीं है, बल्कि तैयारी कर रही है। सही। अब अगली तिमाही के नतीजे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कंपनी मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। हाँ, वो तो है। और इस पूरे मामले से एक बात और समझ आती है कि कैसे किसी एक बड़ी यूनिट पर निर्भरता या फिर ये फॉरेक्स रेट जैसे बाहरी फैक्टर्स किसी कंपनी के प्रदर्शन को कितनी जल्दी असर डाल सकते हैं। शायद ये डाइवर्सिफिकेशन यानी जोखिम को बांटने की अहमियत को फिर से उजागर करता है। बिल्कुल सही कहा। बैकअप प्लान और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है।